आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लूसेंट के पेज बाय पेज करके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज हम लूसेंट के पेज नंबर 16 के पेज नंबर 16 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिना किसी देर के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोध गया की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अर्थात इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। और इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 12वें वर्ष जो है, 12वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की। ये तीनों याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष किस पवित्र स्थल की यात्रा की? अभी हम आपको बताए हैं 12वें वर्ष क्या हुआ, निगाली सागर की यात्रा की। और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की। किसकी यात्रा की? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में हुआ था। और लुम्बिनी से संबंधित एक और फैक्ट याद कर लीजिएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, अशोक का कौन सा स्तंभ अभिलेख यह स्पष्ट प्रमाण देता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उसने लुम्बिनी में कर घटा दिया? देखिए, रूमनीदेई स्तंभ लेख यह प्रमाणित करता है, यह प्रमाण देता है कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और जब ये लुम्बिनी गए ना, तो इस स्तंभ लेख में ये भी प्रमाण मिलता है कि वहाँ के कर को माफ़ कर दिया, कर को घटा दिया, माफ़ नहीं किया मेरे दोस्तों, घटा दिया, कर को घटा दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों जो बिहार में पड़ती है उसमें कुल कितने गुफाओं का निर्माण करवाया? तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए जो बराबर की पहाड़ी बिहार में पड़ता है उनमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाए थे। तो चारों गुफा का नाम है कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 जो नाम आप देख रहे हैं, ये जो है बराबर की पहाड़ी में बनाए गए चारों गुफाओं का नाम है कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाया था, साधुओं के लिए बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के पौत्र यानी नाती दशरथ ने आजीविकों को रहने के लिए कौन सी गुफा प्रदान की? तो दशरथ ने क्या किया? आजीविकों को रहने के लिए नागा अर्जुन गुफाएं प्रदान की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? देखिए, क्वेश्चन को समझिए। एक स्तूप है बेतवा नदी के किनारे। कहाँ पर है बेतवा नदी? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। और ये कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, अशोक ने जो है 84,000 से अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? जो सांची का स्तूप आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, और ये कौन से स्तूप है? अवशेष स्तूप है, अवशेष स्तूप है। ठीक है, इसका हम अवशेष स्तूप किसे कहते हैं, इसका हम डिटेल्स जो है सॉल्यूशन, जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो बैक वीडियो में हम दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अवशेष स्तूप सांची का स्तूप है। इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार किस शुंग शासक ने करवाया था? देखिए, सांची के जो स्तूप है उसका जीर्णोद्धार जो है अग्निमित्र शुंग ने करवाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस के 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार जो है
अग्निमित्र शुंग ने करवाए थे। ठीक है, कौन सा शासक था? शुंग शासक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा? देखिए, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा। कहाँ पर भेजा? श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका भेजा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध परंपरा और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कुल कितने स्तूप का निर्माण करवाया? तो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आपको हम पहले बता दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों वे अभिलेखों का प्रचलन किस शासकों ने शुरू किया था? देखिए, भारत में शिलालेख और अभिलेख का प्रचलन जो है अशोक ने शुरू किया था। अशोक ने शुरू किया था, अशोक महान ने शुरू किया था भारत में शिलालेख और स्तंभलेख का प्रचलन। अशोक ने, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अशोक को अपने राज्य में शिलालेख और स्तंभलेख उत्कीर्ण कराने की प्रेरणा फारसी शासक कौन से फारसी शासक से मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम यह एक फारसी शासक था। इनसे ही प्रेरणा मिला, किनको? अशोक को। किन चीज़ की प्रेरणा मिला? ये जो शिलालेख देख रहे हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इन सभी लेख को बनवाने की प्रेरणा जो है ये डेरियस प्रथम से अशोक को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपि का प्रयोग किया गया। ये जो ग्रीक और अरमाइक आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। ये खरोष्टी आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। और भारत में जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। चारों लिपि के बारे में समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अशोक का सार ए कुना कंधार अभिलेख किन 2 लिपियों से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। जो अशोक का सार ए कुना कंधार अभिलेख आप देख रहे हैं उसमें 2 लिपि का प्रयोग किया गया है, पहला ग्रीक है, दूसरा अरमाइक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान में स्थित अशोक के शहबाज गढ़ी, देखिए पाकिस्तान में कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको बताएं, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। और पाकिस्तान के 2 अभिलेख कौन सा है? शहबाज गढ़ी और मनसेहरा अभिलेख। ये 2 अभिलेख पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी। और भारत में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो ब्राह्मी। और अफगानिस्तान में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो आप लोग ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक की कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर, मतलब कि पहले राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी? तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू का प्रयोग होता है जो इसी तरह का है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्राप्त अशोक के शेष अधिकांश अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्णित है? देखिए, भारत में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकांश जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में किसने की थी? अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में जो है पादरे टिफेंथलर ने किया था, ठीक है। पादरे टिफेंथलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख का खोज किया था। तो ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा नाम अटपटांग सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में किसने प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप जो है 1837 में अपने अभिलेख ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किया जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है जो केवल ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 7 स्तंभ लेख भारत के 7 अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया था अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कुल कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौशाम्बी में स्थित किस
स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कौशाम्बी में स्थित था और उसे अकबर ने जो है इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनमें 3 युगों का 3 कालों का अभिलेख है। जैसे कि इस पर जो है एक तो मिलेगा अशोक का अभिलेख, उसके बाद समुद्रगुप्त का अभिलेख, उसके बाद जो है जहांगीर का अभिलेख जो है इस पर मिलेगा। ठीक है, कौन से? प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक का अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख और जहांगीर, ये तीनों युगों के महान शासकों का अभिलेख जो है प्रयाग स्तंभ लेख पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक के अलावा किन 2 अन्य शासकों का लेख उत्कीर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त और जहांगीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हरियाणा के टोपरा से संबंध लेख दिल्ली लाकर फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया। ये क्वेश्चन वन लाइनर का है, थोड़ा देखिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक का एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख कौन सा है जिस पर 7 स्तंभ लेख उत्कीर्णित है? तो अशोक का एकमात्र दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख आप जो देख रहे हैं, इस पर 7 स्तंभ लेख में जो भी लिखा गया है वो इस पर उत्कीर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है, मेरठ से अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली स्थानांतरित किया था। मेरठ से लाकर क्या किया? मेरठ से लाया और दिल्ली में स्थापित किया। किसने दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है, चंपारण बिहार में स्थित रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 में किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लाइल ने। तो रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की? कार्लाइल ने किया था। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, ये रामपुरवा स्तंभ लेख जो देख रहे हैं वो पश्चिम चंपारण में कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है रामपुरवा स्तंभ लेख, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके बारे में ये फैक्ट याद जरूर कर लीजिएगा कि इसकी खोज कार्लाइल ने 1872 में किया था। और इसके ऊपर में रामपुरवा स्तंभ लेख के ऊपर में वृषभ अर्थात बैल का चित्र बना हुआ था। ये फैक्ट है, ये याद कर लीजिएगा और आगे हम सॉल्व भी करवाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, रामपुरवा स्तंभ लेख के शीर्ष पर किस पशु जीव का मूर्ति उत्कीर्णित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृषभ बैल की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अशोक का कौन सा प्रसिद्ध स्तंभ लेख स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोरिया अरेराज। तो लोरिया अरेराज जो है ये कहाँ पर स्थित था? ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में। इसके ऊपर कौन से जानवर का चित्र बना हुआ था? आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित लोरिया नंदगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर किनकी मूर्ति बनी है तथा इसके निचले हिस्से पर किनका चित्र बना था? देखिए, जितना भी स्तंभ लेख आप देख रहे हैं उसके जो है नीचे में यानी जो आधार स्तंभ है, आधार में जो है मोर का चित्र बना, अर्थात मयूर का चित्र बना था। ठीक है, तो देखिए आधार में मोर, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए आधार में मोर होगा और सबसे ऊपर में सिंह होगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अशोक के किस स्तंभ का शीर्ष सिंह का मूर्ति 4 शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? देखिए यहाँ पर 4 सिंह का प्रयोग अशोक के कौन से स्तंभ लेख में किया गया था? तो कहिएगा सर सारनाथ स्तंभ लेख में जो है अशोक जो है 4 सिंह का प्रयोग किया गया था। कितने सिंह का? 4 सिंह का। और ये कहाँ पर है? यूपी में। इसका प्रयोग किस में किया? इसे जो है अशोक स्तंभ भी इसको कहा जाता है, अशोक स्तंभ इसको कहा जाता है। और इसका प्रयोग राष्ट्रीय चिन्ह में किया गया। इसका प्रयोग किस में किया? राष्ट्रीय चिन्ह में जो है सारनाथ जो स्तंभ होता है, जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, इसका प्रयोग राष्ट्रीय चिन्ह में किया। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। आज मात्र हम आपके लिए 31 क्वेश्चन लेकर आए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।